हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति भारद्वाज और आज के इस वीडियो में मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 500 MCQs डिस्कस करने वाली हूं जो कि रिलेटेड होने वाले हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वो सारे इसमें हम इंक्लूड करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट करिए सब्सक्राइब बटन को, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए हम इस वीडियो में या इस सीरीज में जाएंगे, क्योंकि जरूरी है चीजों को समझने के लिए और उन्हें लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है जब चीजों में महंगाई आ जाती है या उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी चीजें ज्यादा अवेलेबल हो हमारे पास और डिमांड कम हो। तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है तो प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, अगर सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 5 क्वांटिटी किसी चीज की 5 यूनिट्स अवेलेबल है और इसकी डिमांड 10 की है, तो सेलर क्या करेगा, उसका प्राइस को बढ़ा देगा। तो ये काफी इन्फ्लेशन का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर इज 2। Which of the following terms is not used in बैंकिंग सेक्टर? इनमें से कौन सी टर्म बैंकिंग सेक्टर में यूज नहीं की जाती है? देखिए, SLR का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रेटिंग की जाती है जब भी कोई व्यक्ति की या देश की या संस्था की पूरा कोई भी वर्ड नहीं है एक्चुअल में जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हो, तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पूरा। ठीक है, तो करेक्ट इज 4। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा? इनमें से कौन सा अवार्ड सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है? कालिदास अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, कलिंग अवार्ड है और दादा साहब फाल्के अवार्ड है। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो फोर्थ है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि दिया जाता है। अब हम बात करते हैं विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम शेयर इन नेशनल इनकम, या फिर कभी कभी इस तरीके से GDP भी आ जाता है। चीजें दोनों ध्यान रखिएगा, GDP और नेशनल इनकम की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर? देखिए, प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर को ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, एग्रीकल्चर को कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, यानी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, और टर्शरी सेक्टर होता है हमारा सर्विसेज का। तो जो सबसे ज्यादा योगदान हमारी GDP में रहता है वो सर्विसेज का रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है सी, टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज। आपसे चाहे टर्शरी पूछे चाहे आपसे सर्विसेज पूछे, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है या फिर GDP में कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है। तो GDP और नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये मैं किसी और दिन एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। द रेशियो ऑफ द कैश रिजर्व दैट अ बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद RBI। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कैश रिजर्व्स, बैंक के पास कैश जो भी अमाउंट होता है, जो भी उसके खाता है, उसके बैंक में जो भी अकाउंट होते हैं, वो उन खातों में जो रुपए जमा होता है उसका कुछ पोर्शन उसे रिजर्व रखना पड़ता है किसके पास? RBI के पास। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो वो एज अ रिजर्व बैंक रखती है या उसे रखना पड़ता है RBI के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर दोनों ही शब्द SLR और CRR इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR जो यहाँ पर है वो बैंक रखती है अपने खुद के पास, उस पैसे का जो भी उसके पास कैश अमाउंट है, जो भी उसके 4 अकाउंट्स में पैसा जमा है लोगों का,
उसका जो कुछ पोर्शन वो अपने पास रिजर्व करती है वो कहलाता है SLR, ठीक है। और जो बैंक के पास आरबीआई के पास रखती है वो कहलाता है CRR। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कैश रिजर्व की विद आरबीआई के पास CRR और बैंक खुद के पास SLR। तो करेक्ट आंसर है हमारा CRR। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक। इनमें से कौन सा एक चेक का प्रकार नहीं है। देखिए, बियरर चेक भी होती है, क्रॉस्ड चेक भी होती है, ओपन चेक भी होती है, बट लॉकर चेक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज 4th। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, इसमें से कौन सा आरबीआई का एक फंक्शन है। पहला है इश्यूअर ऑफ करेंसी, हम सभी जानते हैं हमारे देश में करेंसी इशू करती है। बैंकर टू द बैंक, बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एनडीटीएल मीन्स क्या होता है। एनडीटीएल स्टैंड्स फॉर, देखिए पहला ऑप्शन है नेट डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटीज, नहीं। नेट डिमांड, नेट डीम्ड एंड टोटल लाइबिलिटीज, नहीं। नेट डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटीज, नहीं। इसका जो मतलब होता है वो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लाइबिलिटीज होगा, तो इसमें नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी मॉनेटरी पॉलिसी एनडीटीएल से ही, आपको एनडीटीएल पता नहीं है तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी ही समझ में नहीं आएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो में जरूर समझाऊंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन इन विच अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस अकाउंट में दी जाती है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ओवरड्राफ्ट होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए अवेलेबल हैं, तो बैंक कई बार आपको ऐसी सुविधा देते हैं कि आप उससे लिमिट जो आपके अकाउंट में प्रेजेंट है उससे ज्यादा अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकें, वो कहलाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए, नॉर्मल करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है हर करंट अकाउंट में, ठीक है। कितना पैसा निकाल सकते हैं वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पर, या बैंक आप पर कितना विश्वास कर रही है, तो वो एक अलग बात हो गई। तो ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी होती है वो नॉर्मली करंट अकाउंट में ही अवेलेबल होती है, मगर इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आपने सुना होगा जनधन योजना। जनधन योजना में जो अकाउंट खोले गए थे वो सेविंग अकाउंट्स थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 5,000 तक की ओडी पहले अवेलेबल थी और अभी शायद 10,000 तक की ओडी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। बट वो अकाउंट कौन से हैं, तो सेविंग अकाउंट। बट फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको करंट अकाउंट मार्क करना है। 1 रुपी नोट इज प्रिंटेड बाई। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो 1 रुपए का नोट प्रिंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, आरबीआई नहीं करती है 1 रुपए का नोट प्रिंट, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं करती है। तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नमेंट। उसके बाद के जितने भी करेंसी नोट्स हैं, मैक्सिमम 2,000 तक का नोट हमारे में प्रिंट, हमारी कंट्री में प्रिंट होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मैक्सिमम कितने तक का नोट प्रिंट हो सकता है हमारी कंट्री में। तो उसका डिनोमिनेशन है 10,000, यानी 10,000 तक का नोट जो है हमारे देश में मैक्सिमम प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन फाइनेंशियल टर्म्स ईसीबी मीन्स। ईसीबी का मतलब क्या होता है। तो ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो सही है, करेक्ट है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट कैलकुलेटेड ऑन। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो डेली बेसिस पर, वीकली, हाफ ईयरली, एनुअली, डेली बेसिस पर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, या ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। तो कुछ क्वेश्चन एडिशनल डाले हैं मैंने, बट जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझते हुए चलिए, ठीक है।
तो डेली बेसिस पर होता है, इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट इज गिवन ऑन द अमाउंट। देखिए, जैसे आपने कोई दिन शुरू हुआ, मैंने कहा यहाँ पर डेली बेसिस पर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो पे करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इंटरेस्ट इन सेविंग जो अमाउंट है, जैसे आपने सुबह आज का दिन शुरू हुआ, ठीक है, तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे, फिर आपने उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 5,000 रुपए बचे। तो वो जो किस अमाउंट पर मिलेगा, 10,000 पे मिलेगा या फिर जो अमाउंट बैलेंस बचा है 5,000 पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिनिमम बैलेंस ऑफ पर डे, प्रतिदिन के मिनिमम बैलेंस पर। कि जैसे आपके अकाउंट में भले ही किसी दिन 1,00,000 रुपए प्रेजेंट हो, मगर आपने अगर उसमें से 95,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए हैं, तो बचे हुए 5,000 अगर उस दिन का मिनिमम बैलेंस है, तो आपको 5,000 रुपए पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेली डेली तो आपके अकाउंट में आता नहीं, तो बैंक का सॉफ्टवेयर इसे कैलकुलेट करता रहता है और आपके अकाउंट में भेजा जाता है ये एनुअली या फिर हाफ ईयरली। तो ये बात कई बार इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं, कई बार के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनसे पूछा गया कि अगर ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है तो आपके अकाउंट में डेली आता क्यों नहीं है। तो वो रीजन यही है कि बैंक कैलकुलेट करती रहती है, बट वो डिपॉजिट तभी करती है हाफ ईयरली या फिर एनुअली। उसके बाद है यूपीआई इज लॉन्च्ड बाय, ठीक है। यूपीआई लॉन्च किया था किसने, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड एज कॉमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सी कॉमर्शियल बैंक नहीं कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक एक अलग कैटेगरी है बैंक की, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कॉमर्शियल बैंक्स के टाइप्स के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कॉमर्शियल बैंक्स को डिस्क्राइब किया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और फॉरेन सब कुछ। आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, जिसमें लिखा है विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट एटीएम इन इंडिया। कौन सी बैंक ने पहली बार इंडिया में एटीएम लॉन्च किया था, तो HSBC बैंक ने। हमारा नेक्स्ट है CRR स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं CRR क्या होता है। CRR इज द पार्ट ऑफ लॉस ऑफ द बैंक, प्रॉफिट ऑफ द बैंक, NDTL ऑफ द बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो होता है NDTL का पार्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बैंक में 4 तरीके के अकाउंट होते हैं। NDTL के ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, तो आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे, मगर फिर भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, NDTL में जो भी बैंक में जितने भी कस्टमर अपना पैसा जमा करते हैं, इन चारों में से किसी भी तरीके का अकाउंट में, वो उसका जो टोटल होता है वो कहलाता है बैंक का NDTL, ठीक है। उसी का पार्ट होता है CRR, जो कि बैंक रिजर्व रखती है कैश की फॉर्म में RBI के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, NDTL ऑफ द बैंक। उसके बाद आता है विच ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द CRR ऑफ द बैंक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन CRR रखती है, ठीक है। तो RBI के पास चूंकि बैंक रखती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। SLR स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। इनमें से कौन एक RBI का फंक्शन नहीं है। तो करेंसी सर्कुलेशन डेफिनेटली है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना भी है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी है, ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट ऑफ पब्लिक।
तो पब्लिक की कोई डीलिंग आरबीआई नहीं करती है, वो सिर्फ बैंक्स के साथ डील करती है या गवर्नमेंट के साथ डील करती है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आती है फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक। फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक कौन सी थी इंडिया में? अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला अवध है, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बट ऐसा नहीं है। ये बैंक अंग्रेजों ने स्टैब्लिश की थी और वो अवध को प्रोनाउंसिएशन औध करके करते थे, इसलिए इसकी स्पेलिंग ये है। तो करेक्ट आंसर इज अवध कॉमर्शियल बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881। तो ये भी कई बार की बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ये कब कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की थी। उसके बाद हमारा 23rd क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट सेविंग अकाउंट इन इंडिया। सेविंग अकाउंट शुरू करने वाली पहली बैंक कौन सी थी? तो वो प्रेसिडेंसी बैंक्स थी। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक जो थी वो उन्होंने सबसे पहले सेविंग अकाउंट शुरू किए थे। इनिशियली आरबीआई वॉज अ गवर्नमेंट बैंक, इक्वल शेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, या फिर प्राइवेट बैंक। तो मैं आपको बता दूं आरबीआई जो थी वो कुछ व्यापारियों ने मिलकर शुरू की थी, जो फंडिंग थी वो उन्होंने की थी। इसमें सरकार का कोई भी, इसके निर्माण में सरकार का कोई भी योगदान नहीं था। तो इनिशियली ये एक प्राइवेट बैंक ही थी। उसके बाद बात करते हैं आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन। देखिए, जब भी कोई प्राइवेट बैंक होती है, प्राइवेट एंटिटी होती है, और सरकार जब उसका ओनरशिप अपने हाथों में लेती है, या आप कह सकते हो उसके जो शेयर्स जब सरकार खरीदती है, तो उस प्रोसेस को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको नेशनलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी किया गया था और नेशनलाइजेशन आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन किया गया था, क्योंकि पहले मैंने आप इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि ये प्राइवेट थी, फिर इसको सरकारी स्वामित्व में लाया गया, तो ये एक सरकारी उसमें आ गई। तो नेशनलाइजेशन कब किया गया था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। याद रखिएगा, ये डेट मैंने जैसे लिखी है आपको वैसे ही याद रखनी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1949 याद रखा तो अब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। 1 जून 1949, अगर आपको 1949 है तो यहाँ पर याद होता भी है, तो उससे आप कुछ कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1949 तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस में है। तो आपको ये पूरी एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए, या इंटरव्यू में जब ये पूछते हैं तब भी वो एग्जैक्ट डेट आपसे पूछते हैं। अगर आपने 1949 बताया भी तब भी वो दोबारा क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा, मतलब क्या डेट थी। ठीक है, उसके बाद है ओरिजिनल हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज लोकेटेड। आरबीआई का प्रेजेंट हेड ऑफिस मुंबई में है, ये हम सभी जानते हैं, मगर इनिशियली इसका जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता में लोकेटेड था। रेगुलेटर ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है? जैसे हमारे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर और मॉनेटरी टर्म्स में अगर रेगुलेटर की बात करें तो वो है आरबीआई। ठीक है, ये बैंक्स का रेगुलेटर है। एडा क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। ये सारे ही पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पेंशन फंड से रिलेटेड है। ठीक है, सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यू शेयर आर इश्यूड इन विच मार्केट। नए शेयर किस मार्केट में इश्यू किए जाते हैं? जिस मार्केट में नए शेयर इश्यू किए जाते हैं वो होती है प्राइमरी मार्केट, और जिसमें पहले से इशू किए गए शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं वो कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। तो फिलहाल नए शेयर इशू किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ऑल रेट्स आर फिक्स्ड बाय। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। बेस रेट इज फिक्स्ड बाय। देखिए, बैंक रेट और बेस रेट अलग अलग होता है, तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सिमिलर मान लेते हैं बैंक रेट के, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, बट बेस रेट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं होता। याद रखिए, इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं,
यहाँ से आप बेसिक एक चीज समझ सकते हो कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे वो एसएलआर हो, चाहे वो एमएसएफ हो, बैंक रेट हो, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो, एलएएफ हो, मतलब तो या फिर टर्म रेपो ही क्यों ना हो, तो ये जो सारी चीजें हैं ये फिक्स की जाती हैं आरबीआई के द्वारा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। बट बेस रेट जो है वो एक बैंक का इंडिविजुअल बैंक का बोर्ड जो होता है या बैंक बोर्ड जो होता है वो बनाते तय करते हैं। बेस रेट वो मिनिमम रेट होता है, लेंडिंग रेट होता है, जिसके नीचे कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर को लोन नहीं देता है, ठीक है। तो लेकिन ये इंडिविजुअल बैंक बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। एक बार आपने निर्धारित कर दिया, आपने आरबीआई को बता दिया कि अब ये हमारा बेस रेट है, तो उससे नीचे जाके आप किसी भी कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसका रीजन ये होता था कि बैंक में पहले कई बार ऐसा होता था कि जो बैंक के बहुत ज्यादा बड़े कस्टमर्स होते थे, जिनका बैंक में करोड़ों रुपए जमा है, तो बैंक उनको काफी कम ब्याज दर पर जाकर लोन दे देती थी, और जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनको वही लोन महंगे उस पर मिलता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि आपका एक बेस रेट है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते हैं, तो ये फिक्स किया जाता है बैंक के इंडिविजुअल बोर्ड के द्वारा। देखिए इस सीरीज में पूरे 500 क्वेश्चन हम इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये वीडियो अगर इसी में सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो उसका अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।